इंग्लिश का जो मेरा आपका साथ चलना है, उसमें मैं आपको एक हल्का सा कंपेंडियम समझा दूं। पॉइंट नंबर वन, मैंने आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करवाना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस पे काम करवाना है। फिर मैंने आपको सेंटेंस लेयरिंग के ऊपर काम करवाना है। देखिए, ये तीन चीजें इसलिए मैं बहुत अहम समझता हूं कि शुरू में हर क्लास को करवानी चाहिए, कि ये बेसिक्स भी हैं, और मेरा बच्चा ये आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग में भी काम आती है, ये आपको क्रिटिकल रीडिंग में भी काम आती है। ये तीन ऐसी खूबसूरत चीजें हैं कि जो आपको आज तो शायद आप समझें, क्योंकि आप माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सब ग्रेजुएट हैं, बीएस है कम से कम आप लोगों की तालीम, तो शायद आप समझें कि ये क्या बच्चों वाला काम शुरू करवा दिया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल एब्सॉर्ब, यू विल रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थ्री पिलर्स, आई शुड से। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस क्यों लाजमी है भाई? इसी से तो पैराग्राफ्स बनते हैं। फिर सेंटेंस लेयरिंग क्यों लाजमी है भाई? इसी से तो फिर हम क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर मेरी वही गुजारिश है कि आज के दिन हम सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको जो फायदा होगा, एक तो आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो डायरेक्ट इंपैक्ट है इसका, वो है करेक्शन पे। और करेक्शन आप लोगों को आती है 10 मार्क्स की। अब मैं डायरेक्ट फायदे इसके बता दूं पहले। फायदे इसलिए बार बार बता रहा हूं कि आप लोग मतलब डाउन ना महसूस करो खुद को कि ये क्या बच्चों वाला काम शुरू करवा दिया। करेक्शन 10 नंबर की इसके अंदर आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने से ही। उसके बाद आपको और सेंटेंसेस कहाँ कहाँ बनाने पड़ते हैं। आपको इडियम्स आते हैं 5 नंबर के, आपको फ्रेजल वर्ब्स आते हैं 5 नंबर के सीएसएस में, आपको पेयर्स ऑफ वर्ब्स आते हैं 5 नंबर के, और आपको उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है 10 नंबर की। तो ये मैं आप लोगों का इंटरेस्ट ग्रैब करने के लिए, और आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कि आज का हमारा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर करने से आपका 10 और 20 और 25 और 30, हम 30 मार्क्स को डायरेक्ट हिट करते हैं। हम लोग 30 मार्क्स को डायरेक्ट हिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने से। अब हम समझते हैं कि क्या चीज है। बेटे, पहली गुजारिश ये है कि एक लाइन है, जिया लाइक्स पोएम्स, एक लाइन है, और एक दूसरी लाइन है, दुआ स्लोली चेयर। लो जी, एक लाइन थी आपकी कि जिया लाइक्स पोएम्स, और दूसरी लाइन है आपकी दुआ स्लोली चेयर्स। अब आप मुझे बताइए कि जिया लाइक्स पोएम, क्या मैं इसको सेंटेंस कहूं? इज इट अ सेंटेंस? और जो दूसरी लाइन मैंने लिखी है, क्या मैं इसको सेंटेंस कहूं, दुआ स्लोली चेयर को? अब जिन जो जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अब जरा मुझे समझाइएगा ना कि मैं जिया लाइक्स पोएम्स को सेंटेंस क्यों कहूं। राइट्स लिखता हूं यहां मैं जिया राइट्स पोएम को सेंटेंस क्यों कहूं, और दुआ स्लोली चेयर को सेंटेंस क्यों ना कहूं? उसकी वजह यह है बेटे कि जिया राइट्स पोएम्स, इन तीन वर्ड्स में एक लॉजिकल रिलेशनशिप है, एक सेंस है। लेकिन है ये भी तीन लफ्ज, दुआ स्लोली चेयर, सो देर आल्सो 3 वर्ड्स। लेकिन मैं इनको सेंटेंस नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि इसमें सेंस नहीं है। इसको सेंटेंस में इसलिए नहीं कह सकता कि इसमें सेंस नहीं है, और पहली पहली लाइन को मैं सेंटेंस इसलिए कहता हूं कि इसमें सेंस है। और यही फंडामेंटल है पहला, कि सिर्फ लफ्जों को ब्लाइंडली जोड़ देने से सेंटेंस नहीं बन जाते। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि सर ये क्या बात हुई भाई, कि
जिया राइट्स पोएम्स में भी 3 वर्ड्स मौजूद हैं और दुआ स्लोली चीयर्स में भी 3 वर्ड्स मौजूद हैं। तो सर ये आपने कैसे कह दिया कि ये 3 वर्ड्स का जो कॉम्बिन ये जो 3 वर्ड्स का एक क्लस्टर है, आपने कह दिया कि ये सेंटेंस है, और दुआ स्लोली चेयर को आपने कहा कि सेंटेंस नहीं है? इट मीन्स दैट कि सेंटेंस हम उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें सेंस होती है, और सेंस का मतलब है लॉजिकल रिलेशनशिप, और सेंस का मतलब है लॉजिकल रिलेशनशिप। ये देखें, यानी कि जिया राइट्स पोएम्स में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है जो कि जो कि इसको सेंटेंस बना रहा है। अब हम देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहली बात देखिए, राइट्स एक ऐसा लफ्ज है जिसमें एक्शन मौजूद है। राइट्स एक ऐसा लफ्ज है जिसमें एक्शन मौजूद है, और ग्रामर में जिस लफ्ज में एक्शन मौजूद हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। अगरचे ये वर्ब की मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। वर्ब ऐसे भी होते हैं कि जिसमें वर्ब ऐसे भी होते हैं कि जिसमें एक्शन नहीं होता, लेकिन हम उनका जिक्र बाद में करेंगे। अच्छा, अगली बात, अब मुझे बताइए कि अगर जिया राइट्स पोएम्स में राइट्स एक्शन है, तो इस एक्शन का डूअर कौन है? इस एक्शन का डूअर है जिया। तो जिया हो गया यहां पर एक्शन डूअर। और किसी भी सेंटेंस में बेटे ये दो चीजें लाजिम व मलजूम होती हैं। दीज टू एलिमेंट्स आर कंपल्सरी इन अ सेंटेंस। दीज टू आर द मेन पिलर्स ऑफ अ सेंटेंस। कौन से दो पिलर्स हैं? एक्शन और एक्शन डूअर। एक्शन डूअर और उसका एक्शन। एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं, और एक्शन डूअर जो है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। आज ना मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह का कॉन्सेप्ट देने के बाद एक इन्फ्रेंस की एक्टिविटी भी करवाता हूं, ठीक है ना, ताकि एक थोड़ा सा वो क्रिटिकल रीडिंग का भी काम हमारा साथ 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 के साथ चले। तो शुरू हम आसानी से करेंगे आज, लेकिन साथ में हम एक जो हमारी क्रिटिकल रीडिंग है उसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो क्या गुजारिश थी मेरी हुजूर? गुजारिश मेरी ये थी कि सबसे पहले देखिए कि किस वर्ड में एक्शन है, और फिर देखेंगे उसका डूअर कौन है। तो एक्शन को हम जनरली बोलते हैं वर्ब, और एक्शन डूअर को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बो को हम बोलते हैं क्लॉज। एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट। क्लॉज की जो मुश्किल डेफिनेशंस क्लॉज की जो मुश्किल डेफिनेशंस बुक्स में दी जाती हैं, मैं उस डेफिनेशन पे नहीं चलता। मेरी बड़ी सादा सी डेफिनेशन है बेटे, कि क्लॉज क्या होता है? वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बो होता है, एंड दैट्स इट। इसी कॉम्बिनेशन पे मैंने आप लोगों से इसी कॉम्बिनेशन पे मैंने आप लोगों से लेयरिंग भी करवानी है, लॉन्ग सेंटेंसेस बनवाने हैं, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन पे। अच्छा, एक गुजारिश आपसे ये है कि आप लोग अपने कैमरास बंद कर लीजिए। तो अब मुझे आप बताइए कि अब आपसे कुछ सवालात मैं पूछता हूं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब। बेशक जितना ही लंबा फिक्रा हो, आप 2026 2025 में जो करेक्शन में सेंटेंस आए हैं, आप लोग यकीन कीजिए कि इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस थे और उसमें मिस्टेक सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की थी। जी, उसमें मिस्टेक सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की थी। और देखने में वो ऐसे सेंटेंसेस थे कि जिनको देख के ही बेहोशी तारी हो जाती है कि भाई अब हम इनको कैसे करेक्ट करें। तीसरी चीज एक और सेंटेंस में देखी जाती है, और तीसरी चीज होती है एक्शन रिसीवर। तीसरा जो एलिमेंट देखा जाता है, एक्शन रिसीवर जो है किसी सेंटेंस में, एक्शन रिसीवर या एक्टेड अपॉन किसी सेंटेंस में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और एक्शन रिसीवर को हम ग्रामर में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ओ से होता है ऑब्जेक्ट, और ओ से होता है ऑप्शनल। यानी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। अब मैं दोहराऊं, मैंने आज क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें हमने दो चीजें मेन आइडेंटिफाई करनी है, एक एक्शन और दूसरा एक्शन डूअर। एक्शन को हम बोलते हैं वर्ब, और एक्शन डूअर को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बो को हम लोग बोलते हैं क्लॉज। तीसरा एक एलिमेंट है जिसको एक्शन रिसीवर कहा जाता है, और एक्शन रिसीवर को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होना किसी सेंटेंस में कंपलसरी नहीं है। अब बेटे मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब्स ढूंढ के तो बताइए। ये 5 सेंटेंसेस हैं, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा काम करो, मुझे इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब तो ढूंढ के बताओ। जो पहला सेंटेंस है, अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स।
इसमें मुझे बताइए कि एक्शन डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? शाबाश। उस्मान कह रहे हैं कि अली है, तो अली यहां पर हो गया एक्शन डूअर। अब मुझे आप लोग बताइए, देखो हमारी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी जब मैं आपके माइक्स ओपन करूंगा, लेकिन माइक्स ओपन तभी करूंगा जब ये एक आपका बैच एक प्रॉपर बैच की सूरत में बदलेगा। ठीक? क्योंकि अभी बच्चे बहुत ज्यादा है, मैंने माइक्स ओपन किए है ना, तो एक शोर मच जाना है, हंगामा मच जाना है। तो मेरी माजरत कबूल कीजिए कि मैं आप लोगों से ये मुशक्कत करवा रहा हूं इस वक्त। अच्छा अली, अगर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब बताइए क्या है? प्लेइंग। ये हो गया क्लॉज इसका। तो पहले सेंटेंस से ये साबित हुआ कि लाजमी नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ आए। आप उनको आइडेंटिफाई करना सीखिए। आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखें, सेंटेंस नंबर 2 में आप मुझे बताइए सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ कहाँ है। सेंटेंस नंबर 2 में मुझे समझाइए कि सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ कहाँ है। अच्छा जी, शाहिदुल्लाह खान कह रहे हैं कि बॉय जो है यहां पर सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, और वॉच्ड यहां पर वर्ब है। अब यहां भी देखें ये सब्जेक्ट और वर्ब कितने दूर दूर हैं। आप अलोंग विद हिज फ्रेंड्स को हटा देना बीच में से, देखे मैं यूं हटाता हूं, तो मेन सेंटेंस आपका ये बनेगा, द बॉय वॉच्ड अ मूवी अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। अलोंग विद हिज फ्रेंड्स को यहां भी लिखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मैंने एक टुकड़ा लगा दिया, एक पैच लगा दिया और सब्जेक्ट और वर्ब को दूर दूर कर दिया। लेकिन आप पहचाने तो सही ना। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 3 में अगर आप पहचान लो ना कि सब्जेक्ट और वर्ब किधर है तो मजा आ जाए। अगर आप सेंटेंस नंबर 3 में पहचानिए तो हम्म, शाबाश। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूं, अब देखें, हेयर कम्स द विनर। अब देखिए, विनर यहां पर सब्जेक्ट है, तो हुजूरे वाला क्या लाजमी है कि सब्जेक्ट पहले ही हो? सब्जेक्ट बाद में भी तो हो सकता है, और वर्ब पहले भी हो सकता है। तो मेरे बच्चों ने सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखना है। बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा लिख भी पाओगे, अच्छा पढ़ भी पाओगे आप, करेक्ट भी कर पाओगे। भाई तीन ही चीजें रिक्वायर्ड है ना हमें सीएसएस में, सही लिखना, सही पढ़ना, और करेक्ट करना। बोलने का काम बाद में आएगा, वो जब आप रिटर्न पास करोगे तो इंटरव्यू की तैयारी के अंदर बोलना शोलने की ट्रेनिंग होगी आपकी। फिलहाल तो अच्छा पढ़ना, सही पढ़ना, दुरुस्त पढ़ना और दुरुस्त लिखना, और गलती को देखना। अब देखो, तो ये क्लॉज हो गया ना यहां, विनर और ये जो कम्स है ये क्लॉज हुआ यहां पर भाई। तो क्या ये लाजमी है कि सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में हो? भाई वर्ब पहले हो सकता है, सब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है। क्लॉज का होना लाजमी है। क्लॉज का होना लाजमी है सेंटेंस में, भले सब्जेक्ट पहले हो या बाद में हो, भले सब्जेक्ट पहले हो या बाद में हो, क्लॉज का होना लाजमी है। फोर्थ सेंटेंस को अगर मैं देखूं, द कार इज रनिंग फास्ट। कार यहां पर सब्जेक्ट हो गया और रनिंग यहां पर वर्ब हो गया। द कार इज रनिंग वेरी फास्ट। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 5 में अगर आप मुझे सब्जेक्ट वर्ब निकाल दो ना तो मजा आ जाए। सेंटेंस नंबर 5 में अगर आप मुझे सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दो ना, कोई बात नहीं बेटे, जिस जिस बच्चे को इंटरनेट का इशू आ रहा है, ये मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप तसल्ली से सुनिएगा इसको बस। आप मुझसे कल सवाल पूछ लीजिएगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, फॉर्मली हर चीज का एनालिसिस करते हैं। तो अली और प्लेइंग ये क्लॉज बना आपका, बॉय और वॉच्ड ये क्लॉज बना आपका, विनर और कम्स ये क्लॉज बना आपका, कार और रनिंग ये क्लॉज बना आपका, बॉयज और प्लेइंग ये क्लॉज बना आपका। हुजूर, अम्मार सही कह रहे हैं कि यहां पर बॉयज सब्जेक्ट है। तो देखो ना, ये मैंने 5 जो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, क्यों क्यों लिखे? मैं आपको यहीं पर मतलब ये कॉन्सेप्ट देता और आगे चलता कि भाई एक्शन डूअर को बोलो सब्जेक्ट, और वर्ब को, एक्शन को बोलो वर्ब, और ऑब्जेक्ट होता है एक्शन रिसीवर। ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देके आगे चलता। मैं इतनी देर से जो तकरीर कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का जानना लाजमी नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी प्लेसेस का जानना भी लाजमी है। हमने आगे सेंटेंसेस बनाने हैं, वेरियस टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हमें ये डायनामिक्स आने चाहिए। अच्छा, ये हो गई जी हमारी एक बात। अब मैं दोहरा दूं कि हमने क्या बात की आज। हमने सबसे पहले क्या बात की, हमने कहा कि भाई जिया राइट्स पोएम्स में ये सेंटेंस है और दुआ स्लोली चेयर में ये सेंटेंस नहीं है।
फिर हमने बात की कि ये सेंटेंस इसलिए है कि इसमें एक सेंस मौजूद है। दुआ स्लोली चेयर सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सेंस मौजूद नहीं है। और फिर हमने बात की कि जो सेंस होती है वो एक लॉजिकल रिलेशनशिप का नाम है। अच्छा, उसके बाद हमने अगला कॉन्सेप्ट उठाया कि सब्जेक्ट और वर्ब को पहचाना। हमने कहा कि किसी भी सेंटेंस में दो चीजें लाजिम मलजूम है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दो चीजें कंपलसरी हैं। और फिर हमने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बो होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एंड दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज। तो क्लॉज की डेफिनेशन क्या हुई? सी इज इक्वल टू एस प्लस वी, एंड दैट्स इट। प्रेडिकेट वगैरह के चक्करों में तो पढ़ना ही नहीं है आप लोगों ने। क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट बेचारा नहीं भी हो सकता। तो ये एक दरवेश सा आदमी है जो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने प्रैक्टिस की और आप लोगों ने खुद ही मैसेजेस में मुझे बताया कि सर ये बॉय सब्जेक्ट है और ये प्लेइंग वर्ब है, यहां पर विनर सब्जेक्ट है और ये कम्स वर्ब है। यानी आपको मैंने जो बताना चाहा था बेटे वो ये था कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। सब्जेक्ट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। सब्जेक्ट और वर्ब दूर दूर भी हो सकते हैं। आज का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। उस कॉन्सेप्ट का एक टैग देते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट। हाउ टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट। हाउ टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात कर दी आपने, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीवर होगा, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज, ये कौन सा बड़ा पॉइंट बता रहे हैं जी आप? हुजूर बड़ा पॉइंट है। ऑब्जेक्ट बाज औकात तो बड़े शरीफ होते हैं, फौरन पहचाने जाते हैं। बाज औकात ऑब्जेक्ट नहीं पहचाने जाते। अब ये आपके सामने 7 फिक्रे हैं। इन 7 सेंटेंसेस को पूरा पूरा क्लासिफाई करके मुझे बताइए। या मैं ऐसे करता हूं, सब्जेक्ट और वर्ब मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्ट आप बता दो। ज्या और डिसीव्ड, ये हो गया क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब। ज्या सब्जेक्ट, डिसीव्ड वर्ब। अच्छा, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब। अच्छा, हंटर सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, एक्शन और एक्शन डूअर। बॉय सब्जेक्ट, लड़के काम कर रहे हैं और डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, डेकोरेटेड वर्ब। गेस्ट सब्जेक्ट और एंटर्ड वर्ब। गेस्ट दाखिल हुए हॉल में, तो गेस्ट ने एक्टिविटी की ना। द गवर्नमेंट बिल्ट द स्टेशन, गवर्नमेंट ने स्टेशन बनाया, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, बिल्ट यहां पर वर्ब है। ट्रेन सब्जेक्ट है, एक्शन इसने परफॉर्म किया है, और कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है? रीच्ड, पहुंचने का, तो ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो मैंने निकाल लिए इसके, सब तो फिक्रों के जी। अब आपसे मेरी दरखास्त ये है, आप मुझे बताइए कि क्या अकरम ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? अच्छा, जिया ने रिसीव किया है अकरम को, तो जो जो डिसेप्शन को रिसीव किया है वो अकरम ने किया है ना। तो अकरम इज एन ऑब्जेक्ट है। क्यों? यस, क्यों? क्योंकि क्योंकि अकरम रिसीव कर रहा है। हाँ, वो एक्शन रिसीवर है सर। शाबाश, वो एक्शन रिसीव कर रहा है अकरम। अच्छा, अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। द चिल्ड्रन ब्रोक द चेयर, चेयर ऑब्जेक्ट है? चेयर इज ऑब्जेक्ट। यस, Yes, द there is चेयर इज एन object, ऑब्जेक्ट। action receiver. एक्शन ये रिसीवर, सब्जेक्ट है। यस। भाई चेयर खुद को और कैसे साबित करे कि वो टूट गई है? उसने इतना एक्शन रिसीव किया है कि वो टूट गई है। चेयर इज एन Yes. ऑब्जेक्ट। अच्छा, द हंटर किल्ड द स्नेक, इज स्नेक एन ऑब्जेक्ट? यस, Yes. द स्नेक इज एन ऑब्जेक्ट। यस, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। Because action receiver. हाँ हाँ, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा चले, ये तो बहुत खूबसूरत बात की, ये तो ट्रिक बता दिया ना आपने, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब ये तो सेंटेंस नंबर 3 में तो बेटा नजर आ रहा है, वो कैसे अपनी वो साबित करे कि उसने अपनी जान दी। भाई वो स्नेक मर गया एक्शन रिसीव कर करके, वो और कैसे साबित करे कि मैं ऑब्जेक्ट हूं? ये तो सेंटेंसेस बता रहे हैं। भाई अकरम कैसे, भाई अकरम को धोखा मिला है तो अकरम तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ चेयर, क्यों चेयर ने एक्शन रिसीव किया है तो बेचारी टूटी है, स्नेक ने एक्शन रिसीव किया है तो बेचारा मरा है ना वो। अब आए सेंटेंस नंबर 4 पे, यहां झगड़ा होगा हमारा। सेंटेंस नंबर 4 और 5 में, ठहरे पहले मैं गुजारिश करता हूं। सेंटेंस नंबर 4 में हॉल ऑब्जेक्ट है? यस, यस, द हॉल इज एन ऑब्जेक्ट। हॉल इज एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 5 में है कि All नहीं is है? an object. नो, द इन द सेंटेंस नंबर 5 द हॉल इज नॉट ऑब्जेक्ट।
अच्छा, चले, दैट्स गुड, दैट्स गुड। मैं अब इसे ऑफ करता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। वैसे बेटे एक बात है कि जब एक किसान अपनी फसलों को देखता होगा ना लहलहाता हुआ, तो बड़ा खुश होता होगा। और एक उस्ताद जब अपने स्टूडेंट्स की आवाजें सुनता है ना चहकती हुई, तो उसे बड़ी खुशी होती है। तो व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास, व्हेन आई कमेंस्ड द क्लास, आई वाज टायर्ड। लेकिन जैसे मैंने आपकी फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, और क्या उसे कहते हैं, एक पार्टिसिपेटरी वॉइस सुनी है मैंने, यानी योर वॉइसेस वर पार्टिसिपेटिंग, तो मुझसे अब आगे भले आप 10 लेक्चर दिलवा लो, दे लूंगा। तो मुझे फील होता है कि जैसे एक किसान क्या महसूस करता होगा अ, अपनी एक ताकतवर फसल को देख के। अब हुजूर, जहां आपका झगड़ा होना था ना, वहां मैं बात करता। अच्छा, आपको एतराज होगा तो आप मुझसे मैसेजेस पे बात कर लीजिएगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं। द बॉयज डेकोरेटेड द हॉल। यहां तो हॉल ऑब्जेक्ट है, लेकिन द गेस्ट एंटर्ड द हॉल में हॉल ऑब्जेक्ट नहीं है। द गवर्नमेंट बिल्ट द स्टेशन। इसमें स्टेशन तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन में जो स्टेशन है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट की फिर दो किस्में हुई ना। एक मासूम ऑब्जेक्ट हुए, जो कि खुद ही बता देते हैं कि भाई हम ऑब्जेक्ट हैं। और एक चालबाज और धोखेबाज और शेप शिफ्टिंग किस्म के ऑब्जेक्ट्स हुए, जो कि अपना पता ही नहीं चलने देते कि हम ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं। अब आप लोग मुझसे बहस कर सकते हो कि सर ये क्या, किस आपने अजाब में डाल दिया कि सेंटेंस नंबर 4 में भी हॉल है, उसको आप कहते हो कि ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 5 में भी हॉल है, उसमें आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहां ऐसा क्लैश आ जाए, तो आप लोगों के पास दो तरीके हैं। या तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लिया करें, जैसे अभी एक बेटे ने कहा था कि इसका सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लिया करें। पैसिव वॉइस बनता ही उस सेंटेंस का है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो टफ ऑब्जेक्ट्स को पहचानने के ये दो तरीके हैं। पैसिव वॉइस बनाइए, बनाइए। द बॉयज डेकोरेटेड द हॉल का पैसिव वॉइस बन जाएगा, द हॉल वॉज डेकोरेटेड बाय द बॉयज। लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, द हॉल वॉज एंटर्ड बाय द गेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें आप मेरे टीचर्स हो और मैं आपका स्टूडेंट हूं, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई बात सुनो भी बेटे, आप मुझे कह रहे हो कि सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया करो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए। मैं अगर आपसे कह दूं सर मुझे एक्टिव पैसिव वॉइस ही नहीं आता, अब बताओ क्या करें। अगर मुझे पैसिव वॉइस बनाना ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? तो फिर समवन या समथिंग से रिप्लेस कर लिया कीजिए। तो फिर समवन या समथिंग से रिप्लेस कर लिया कीजिए। अगर तो वो वर्ड समवन समथिंग से रिप्लेस हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। अब देखते हैं। द बॉयज डेकोरेटेड द हॉल। यहां पर हॉल जो है समवन है, यहां पर जो हॉल है वो समथिंग है। द बॉयज डेकोरेटेड समथिंग। जियाद डिसीव्ड अकरम। यहां पर जो अकरम है वो समवन है। सेंटेंस नंबर 2 में अगर हम देखें कि द चिल्ड्रन ब्रोक द चेयर, ब्रोक समथिंग, चेयर समथिंग है। अच्छा, द हंटर किल्ड द स्नेक, स्नेक भी समथिंग है। अच्छा, द गवर्नमेंट बिल्ड द स्टेशन, स्टेशन भी समथिंग है। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कोई थिंग होता है या कोई पर्सन होता है। जैसे आई हेल्प्ड द पुअर, यहां पर जो पुअर है वो पर्सन है बेटे, सम वन है वो। जैसे कि माई फादर सपोर्ट्स मी, मेरे अब्बू मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं पर्सन हूं बेटे, मैं समवन हूं। जैसे मैं कहूं कि माई मदर लव्स मी, तो मी मैं, यानी कि मैं पर्सन हूं बेटे। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, या तो वो समवन होता है, समवन मतलब पर्सन, या वो समथिंग होता है। सेंटेंस नंबर 5 में ये जो हॉल है ना, सेंटेंस नंबर 5 में जो हॉल है ना, ये ना समवन है ना समथिंग है, ये समवेयर है। द गेस्ट एंटर्ड समवेयर है बेटे, समवेयर। और समवेयर जो होते हैं ना वो एडवर्ब्स होते हैं। मैं आपको एडवर्ब्स पढ़ा नहीं रहा अभी, हरगिज नहीं। एडवर्ब्स की जब बारी आएगी तो पढ़ाऊंगा।
तो द गेस्ट एंटर्ड समवेयर है बेटे। इसी तरह द ट्रेन रीच्ड समवेयर है बेटे। तो मेरा बच्चा, जो समवेयर से रिप्लेस होते हैं ना वर्ड्स, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, वो एडवर्ब्स होते हैं। अब एडवर्ब्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा मजीद, बस आप इतना यहां तक समझ लो ना कि वो एडवर्ब नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते। जो आज का तीसरा कॉन्सेप्ट किया वो क्या था? वो था हाउ टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट या तो अपनी बेचारे शक्ल से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है? जैसे कि द हंटर किल्ड द स्नेक है। स्नेक बेचारा वो एक्शन रिसीव करते हुए हमें बता रहा है कि भाई मैं एक्शन रिसीवर हूं और मैं मर गया हूं। तो बाज होते हैं सिंपल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन बाज होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जिनको भाई समझते हुए हमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो एफर्ट क्या है वो मैं आपको बता दिया। या तो पैसिव वॉइस बना लीजिए उसका, या सामवन समथिंग से रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा, ये चीजें आपके कहाँ काम आएंगी? एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आएंगी, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएंगी। 10 नंबर का सवाल है अगर आप सिर्फ इसको समझ लीजिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो। अब मेरा बच्चा, गुजारिश आपसे ये है, क्या आप सब्जेक्ट को पहचान लोगे? हाँ, पहचान लोगे, वो एक्शन डूअर होगा। क्या आप वर्ब को पहचान लोगे? जी, पहचान लोगे, वो एक्शन होगा। क्या आप ऑब्जेक्ट को पहचान लोगे? जी, पहचान लोगे, वो समवन या समथिंग होगा, या वो समवन समथिंग की कैद से ही आजाद होगा। वो खुद ही बता देगा कि भाई मैं ऑब्जेक्ट हूं। वो कॉन्टेक्चुअली, वो सिचुएशनली ही आपको समझा देगा कि भाई मैं ऑब्जेक्ट हूं। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। अगर एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इफ अ वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर वर्ब के बाद और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा वर्ब कहलाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। लिहाजा डिसीव्ड यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। ब्रोक यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। किल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट। डेकोरेटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। लेकिन एंटर्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ और है। वो कुछ और क्या है, वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो आज में डिस्कस नहीं करेंगे हम। गवर्नमेंट यहां पर जो बिल्ट है, बिल्ट तामीर किया, यहां पर वर्ब है, और कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। रीच्ड यहां पर इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज की मेरी बात मेरे बच्चों ने यहां तक समझनी है ट्रांजिटिविटी और इनट्रांजिटिविटी के बारे में, कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? ऐसा वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट हो। और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है कि जिसके बाद में ऑब्जेक्ट ना हो। ये मेरी हुई आज के पहले फेज की आखिरी बात। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है कि मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया? सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ाया, क्लॉज पढ़ाया, ऑब्जेक्ट, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाई, ऑब्जेक्ट को पहचानना कैसे है ये पढ़ाया। उसके बाद में मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एडजेसेंट भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब दूर दूर भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका बताया। आज सिर्फ ये मैंने आपको बातें बताई हैं। और हाँ, फिर मैंने बताया कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। आज मैं भेजूंगा आपको एक टेस्ट जी, और कल हम करेंगे टेस्ट की डिस्कशन। फिर हम कल अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा काम करवाता हूं। स्ट्रक्चर का काम आज इतना ही। मैं एक और स्लाइड शेयर करता हूं बेटे आपसे। इसमें मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ आपसे कुछ मैंने एक्सरसाइजेस करवानी है, माइंड की एक्सरसाइजेस। ये आपसे, आप लोगों से शेयर हुआ नई स्लाइड, ये इन्फ्रेंस वाली। अब ना बेटे आप ऐसे कीजिए, ये ऊपर तो छोड़े, प्रेसी राइटिंग है या क्या है। आप जरा इस लाइन को, इन लाइंस को पढ़िए। अच्छा, मुझे बताइए आपने पढ़ लिया? थम्स अप भेजिए। अच्छा, अब मैं पढ़ता हूं। डिस्पाइट अ लॉन्ग डे ऑफ हार्ड वर्क, एक लंबा मुशक्कत भरा दिन था उसके बावजूद, जैना स्टिल मैनेज्ड टू प्रिपेयर अ होम कुक्ड मील। जैना ने फिर भी किसी ना किसी तरह मैनेज किया, और क्या प्रिपेयर किया? होम कुक्ड मील, घर में खाना तैयार किया।
किसके लिए? फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। अगरचे जैना का जो दिन था वो बड़ा सख्त मुशक्कत वाला था और लॉन्ग डे था, फिर भी उसके बावजूद, डिस्पाइट कंट्रास्ट होता है, उसके बावजूद जैना ने घर, अपनी फैमिली के लिए घर का बना हुआ खाना तैयार किया, बाहर से नहीं मंगवाया, फूड पांडा नहीं करवाया। हर टायर्ड आइज, आंखें थी उसकी थकी थकी, स्लो मूवमेंट्स, और जो हरकत थी उसमें भी सुस्ती थी। स्पोक ऑफ एग्जॉस्शन, वो बोल रही थी कि वो थक चुकी है। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, और एग्जॉस्ट हो जाना यानी कि थक जाना। Yet she greeted each family member with a smile. फिर भी उसने खुशामदीद कहा सारे फैमिली मेंबर को, हर फैमिली मेंबर को एक स्माइल के साथ। ये जनाब पैसेज है। चलिए अब आप मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। ये क्वेश्चन है, सीएसएस में ऐसे क्वेश्चंस आने नहीं, कोई एमसीक्यूज वगैरह ऐसा नहीं आना, लेकिन ये मैं खुद आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सिर्फ आपको इन्फ्रेंस बताने के लिए कि इनडायरेक्ट मीनिंग को हमने किस तरह निकालना होता है। प्रेसी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ये प्रेसी की एक डिफरेंट ट्रेनिंग है जो मैं आपको करवा रहा हूं। अच्छा, मुझे मोहम्मद उस्मान ने जवाब दिया है एक, जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और बच्चों ने क्या जवाब दिया है, और इरफान ने भी जवाब दिया है। तो आप लोग कह रहे हैं इसका ए ऑप्शन है। आपने ए ही ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट किया? आपको क्या इसमें, क्या इस ऑप्शन के अंदर ऐसी ऐसी आपको अट्रैक्शन नजर आई? क्या इस ऑप्शन ने आपको इतना इंप्रेस कर दिया? वो हार्डवर्क भी तो कर रही थी। अच्छा, सबसे बुरा ऑप्शन जो है वो तो डेल्टा है। डेल्टा को तो आप सबसे पहले कमरे से निकाल दीजिए, इसे कहिए कि भाई तू जा। शी इज डिसअपॉइंटेड विद हर फैमिली, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। डिसअपॉइंटेड होती तो वो अपनी फैमिली के लिए मील ही क्यों प्रिपेयर करती? शी ऑलवेज प्रिपेयर्स मील एट होम। अच्छा, अब मेरी बात सुने, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस पैराग्राफ में कि वो हमेशा घर में ही मील तैयार करती है, यानी ये एक, चार्ली एक ऐसा ऑप्शन था, चार्ली एक ऐसा ऑप्शन था जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास था ही नहीं। अब बचे दो ऑप्शंस, एक बीटा, शी वर्क्स वेरी हार्ड, और एक अल्फा। अब क्वेश्चन है आपका व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट जैनास करेक्टर, कि जैना का करेक्टर क्या था? उसका करेक्टर यह था कि वो फैमिली को बहुत वैल्यू देती थी। फैमिली को वैल्यू देना है उसके करेक्टर का हिस्सा है। हार्ड वर्कर तो वो है, उस हार्ड वर्क का मकसद आपने बताना है कि क्या है। हालांकि हार्ड वर्क तो उसने किया है, वो हार्ड वर्क के बाद तो फिर हार्ड वर्क उसने किया है। भाई एक हार्ड वर्क करने के बाद फिर उसने घर में खाना तैयार किया है। तो बेटे, इन्फ्रेंस का मतलब होता है हमने जो टेक्स्ट हमारे सामने मौजूद होती है उसमें हमने हिडन मीनिंग निकालना होता है और फैक्चुअल मीनिंग निकालना होता है। इसमें इसमें जितने आप परफेक्ट होते जाओगे उतनी ही अच्छी आप प्रेसी बनाओगे, उतनी ही अच्छी आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आप ऐसे के टॉपिक्स को डिकोड करोगे, सिर्फ इस एक्टिविटी के साथ। चलिए अब आप लोग पढ़िए पैसेज 2, और पैसेज 2 पढ़ने के बाद आप लोग जवाब दीजिए सवाल का। ये है सवाल, और ये है पैसेज 2। सही कह रहे हो जी आप, सही है। अब मैं पढ़ता हूं, अब मैं पढ़ता हूं। द स्कूल प्रिंसिपल, अब बात हुई, अब ये जो सिचुएशन है ये एक नई है। पहले तो जैना के बारे में बात हुई थी ना। स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल की प्रिंसिपल है, और नोन फॉर हर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और बड़ी जानी पहचानी मशहूर है वो, कभी डिसिप्लिन में बहुत सख्त है वो, नज्म जब्त में बहुत सख्त गिर साबित हुई है वो। वॉज सरप्राइजिंगली लीनियंट, हैरत अंगेज तौर पर वो लीनियंट हो गई। लीनियंट का मतलब वो काइंड हो गई। लीनियंट का मतलब उसका रवैया धीमा पड़ गया विद द स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से हु हैड ब्रोकन द रूल्स, जिसने रूल्स तोड़े। शी लिसन्ड पेशेंटली, उसने बड़े सब्र से सुना। पेशेंटली का मतलब है सुकून से, सब्र से सुना। टू द स्टोरी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, उसकी बच्ची की कहानी सुनी, एक मेकिंग अ डिसीजन, फैसला करने से पहले। अब आपने बिल्कुल बीटा ऑप्शन सही कहा है इसका। अच्छा, पहला लिखा हुआ द स्टूडेंट वाज हर रिलेटिव। भाई ये कोई पाकिस्तान का स्कूल नहीं, ये कोई नेपो बेबी नहीं था।
कि क्योंकि वो रिश्तेदार थी लिहाजा चलो ठीक है। अच्छा, अल्फा तो इसलिए गलत। डेल्टा, शी इग्नोर्ड द ब्रोकन रूल्स कंप्लीटली। नहीं भाई, वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि उसने इग्नोर कर दिया, बल्कि उसने तो लिखा हुआ वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। शी इज अनफेमिलियर विद द स्टूडेंट। ये कैसे हो सकता है अनफेमिलियर विद द स्टूडेंट? तो फिर वो प्रिंसिपल किस चीज की हुई फिर? वो प्रिंसिपल का काम अगर क्लासेस पढ़ाना नहीं है, मैनेजमेंट करना है, तो उसे फेमिलियर होना चाहिए स्टूडेंट से। अच्छा चले, मैं इसको एक और तरीके से भी देखता हूँ। चले, लेकिन हम, चले ठीक है, मैं मानता हूँ अनफेमिलियर थी, तो मैंने ये तो नहीं, पैसेज में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसने पहली दफा देखा था स्टूडेंट को। अच्छा, अगर वो अनफेमिलियर होती भी, फेमिलियर होती या अनफेमिलियर होती, वो तो सख्त गिर थी, वो तो स्ट्रिक्ट थी। बीटा यहां बहुत अच्छा ऑप्शन है। शी माइट थिंक द स्टूडेंट हैड अ गुड रीजन। तो जो स्टूडेंट को उसने लीनियंट हुई है स्टूडेंट के साथ, तो वो ये सोच रही थी वो कोई मतलब जालिम और जाबिर और कुंद जहन किस्म की प्रिंसिपल नहीं थी कि रूल्स है तो रूल्स है। तो शी माइट थिंक द स्टूडेंट हैड अ गुड रीजन। तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। एक मेरा बच्चा और कर लो, फिर आज मैं आपको ऑफ दे देता हूं। ये है आपका पैसेज नंबर 3। इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए। बाकी ये पैसेजेस मैं आप लोगों को भेजूंगा आज, पैसेज 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 पैसेजेस मैं आप लोगों को होमवर्क में भी भेज दूंगा। ये आप ना सिर्फ तीसरा पैसेज मेरे साथ कर लीजिए। चलिए अब आप इसे पढ़िए। ये है इसका क्वेश्चन। एज द स्टॉर्म बिगैन, कहता है जब तूफान शुरू हुआ, द फार्मर कामली हेल्ड हिज एनिमल्स टू शेल्टर। तो जो फार्मर था वो बड़े सुकून से उसने पकड़ा अपने एनिमल्स को और ले गया शेल्टर तक। कवर्ड द मशीनरी, वहां को मशीनरी वगैरह भी होगी, इसका मतलब है कि उसका ट्रैक्टर होगा, कोई और मशीन्स होंगी जो खेत में यूज कर रहा होगा, उसने वो भी कवर की। एंड क्लोज द विंडोज ऑफ द स्मॉल फार्म हाउस, और उसका छोटा सा फार्म हाउस था, उसकी विंडोज भी उसने क्लोज कर ली। लिखा हुआ इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैड सीन सच वेदर। सवाल पढ़िए, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट द फार्मर्स एक्सपीरियंस। ऊपर वाला सवाल फिर पढ़िए। ऊपर वाला सवाल था व्हाट माइट वी इन्फर। हम जब हिडन मीनिंग निकालते हैं तो हम उसको इन्फर करना कहते हैं। हम किसी टेक्स्ट में से, किसी सिचुएशन में से जब हिडन मीनिंग निकाल रहे होते हैं तो हम उसको इन्फर करना कहते हैं। लेकिन उसी बात को एक दूसरे एंगल में भी कहा जा सकता है कि ये टेक्स्ट क्या इंप्लाई करती है एक ही बात। इन्फर करना और इंप्लाई करना, ये दोनों ही हिडन मीनिंग की तरफ निशानदेही करती है, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके हैं बात करने के। अब लिखा हुआ व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई, पैसेज से क्या पता चलता है अबाउट द फार्मर्स एक्सपीरियंस, कि फार्मर का एक्सपीरियंस क्या था। ही इज अ पुअर फार्मर, ये कैसे पता चल गया भाई आपको? एनिमल्स मौजूद हैं, उसकी मशीनरी उसके पास है, वो कोई पुअर फार्मर नहीं है, तो ये अल्फा तो बहुत बुरा ऑप्शन है। ही इज ही इज इन एक्सपीरियंस विद वेदर चेंजेस, बिल्कुल भी नहीं। इन एक्सपीरियंस होता तो काम कैसे रहता वो तो बौखलाया हुआ भागता फिरता भाई। ही हैज डेल्ट विद स्टॉर्म बिफोर, चार्ली करेक्ट है। तो स्टॉर्म्स भाई वहां आते थे, इसीलिए तो वो कामली उसने अपने एनिमल्स को पकड़ा है, मशीनरी को ढका है, विंडो को क्लोज किया है, और बस। ही इज अनप्रिपेयर्ड फॉर द स्टॉर्म। अनप्रिपेयर्ड होता तो उसके जानवर भी भाग रहे होते उधर, उसे मशीनरी ढकने के लिए कोई कवर भी ना मिलता। तो जो बेहतरीन इंप्लीकेशन है यहां पर, जो आपने बेहतरीन इंप्लाई करवाया यहां पर टेक्स्ट से, वो चार्ली ऑप्शन है। आज जो मैंने आपको एक्टिविटी करवाई है ना मेरा बच्चा, ये एक्टिविटी फिर मैं गुजारिश करूं आप लोगों को, प्रेसी में भी काम आनी है, कॉम्प्रीहेंशन में भी काम आनी है, और ऐसे में भी काम आनी है। ये लोग, अगरचे ये सवाल सीधा नहीं आना, इस किस्म के क्वेश्चन नहीं आते, सब सुनो सब सुनो, लेकिन ये जो मैं एक्टिविटी करवा रहा हूं इसका आपको एक इनडायरेक्ट फायदा होना है, और वो दो तीन जगहों पे होना है। ठीक, हुजूर आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलेंगे सेम टाइम। और अभी मैं आप लोगों को होमवर्क भेज देता हूं।